नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे KVS PRT का 2017 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैंने 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी अपलोड कर दिया है। अब तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट सभी KVS से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। From each of the following group of words, choose the one which can be substituted for the given definition. इस पूरी स्टेटमेंट को वन वर्ड में आपको बताना है। जैसे हमारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं, जैसे हिंदी में क्या होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वैसे इंग्लिश में क्या होता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो मेडिसिन दैट विल क्योर ऑल द डिसीज, दवाई जो कि सभी बीमारियों के इलाज में काम आती है, जिसको क्या बोलते हैं पेनिस या रामबाण, जिसको हिंदी में बोला जाता है, कहते हैं रामबाण दवाई है ये। तो फर्स्ट का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। सेकंड पढ़ते हैं, अ पर्सन हु इज लाइक्ड बाई ऑल, एक व्यक्ति जो सबके द्वारा पसंद किया जाता है उसको कहते हैं हम पॉपुलर। तो सेकंड का राइट आंसर होगा बी। अब हमें यहाँ पे अपोजिट मीनिंग चूज करना है। ही वॉज फाउंड गिल्टी, किसका चूज करना है, जो अंडरलाइन वर्ड है गिल्टी। गिल्टी मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब पश्चाताप फील करना, तो उसका हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा इनोसेंट, एकदम मासूम सा, जिससे कोई दुख वगैरह ही नहीं है। द विंडशील्ड ऑफ माई कार इज़ क्वाइट ऑपिक, ऑपिक किसे कहते हैं जिसके आर पार नहीं देख सकते। देखिए यहाँ पे हमारे दो आंसर सही हो रहे हैं, ट्रांसल्यूसेंट भी ट्रांसपेरेंट भी, लेकिन जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो ट्रांसपेरेंट के साथ भी हम जाएंगे। द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सॉल्व द क्राइम, यहाँ पे जो भी वर्ड दे रखा है फ्रेज टाइप में, इसका आपको मीन बताना है कि पुलिस ने क्या नहीं छोड़ा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 5 का ए होगा, यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, पुलिस क्या करती है जितने भी उसके पास सोर्सेस होते हैं उन सब का यूज़ करती है क्राइम को सॉल्व करने के लिए। राम इज़ वन पर्सन हु कैन पुट 2 and 2 टुगेदर, तो राम एक व्यक्ति जो क्या करता है 2 और 2 साथ में रखता है, तो 2 और +2 कितना होता है 4 होता है। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं लॉजिक लगाते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन यूज़ करते हैं, तो ये क्या होगा हमारा रीज़न लॉजिकली। तो 6 का राइट आंसर होगा डी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अपना, हु इज़ गोइंग टू फूड द बिल फॉर द मील, तो फूड की जगह यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, देखिए कौन जा रहा है बिल का पैसा पे करने, जो मील हमने दिया है उसका, तो यहाँ पे होगा पे। 7 का राइट आंसर होगा हु इज़ गोइंग टू पे द बिल फॉर द मील। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, वी शुड इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, पॉवर्टी कहते हैं गरीबी के लिए, हमको क्या करना चाहिए अपने देश से जो गरीबी है वो हटानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर 8 का ए, रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। ये जो 9th वाले में जो 4 शब्द दे रखे हैं ना ABCD, इसमें से सिर्फ एक शब्द है जो कि गलत लिखा है, और जो गलत लिखा है वही यहाँ पे आंसर है। देखिए ए वाला तो हमारा सही लिखा है, एसेंट ऐसे लिखते हैं, ये भी ऐसे ही लिखते हैं, एब्सॉल्व भी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जो एडिक्शन होता है ना उसमें डबल डी आता है, इसलिए हमारा 9 वाले का कौन सा आंसर ठीक होगा, सी वाला। 10th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। 10th में भी हमें देखना है कि कौन सा वाला हमारा राइट होगा, मतलब कौन सी स्पेलिंग है 10th वाले में जो रॉन्ग लिखी है, जो रॉन्ग लिखी है वही राइट है। इलीगल तो हमारा सही लिखा है, ऐसे ही होता है, यानी कि इंसॉल्वेंट भी सही है, इमिग्रेशन भी सही है, लेकिन इमिटेशन गलत लिखा है, और इमिटेशन गलत लिखा है इसलिए ये आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है जो गलत है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको एरर को फाइंड आउट करना है। 11 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट अ फर्स्ट क्लास यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी वाला, क्योंकि यू के साथ में यहाँ पे विल नहीं आएगा, वुड आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इफ़ यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज दे रखा है इसलिए। 12th क्वेश्चन पे आते हैं, एन एयरलाइन पायलट अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन अ फॉरेन कंट्री। यहाँ पे बच्चों 12 का बी वाला आंसर राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉट के साथ में ऑफ नहीं आएगा, इसका कोई मीन नहीं बनता। 13 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आई थॉट द चिल्ड्रन वुड बी अनहैप्पी अबाउट क्लियरिंग आउट देयर टॉयज, तो 13 का हमारा डी वाला राइट हो जाएगा, इसमें एरर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 14 क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए, वंस ही हैज़ मेड अप हिज माइंड इट इज़ टू आर्ग विद हिम, एक बार उसने अपना दिमाग बना लिया कुछ करने का, तो उसे आर्ग करना बेकार है, तो वो यहाँ पे क्या आएगा फ्यूटाइल, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों
इसका मतलब होता है यूजलेस। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति होते हैं एक बार जो ठान लिया या लड़ना पड़ना जो कुछ भी है तो फिर उनको समझाओ, उनके आगे बहस के आगे बीन बजाने वाला हिसाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। राम अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड ही वॉज द सेम। यहाँ पे 15 का एज राइट हो जाएगा। अब हम हिंदी के पोर्शन पे आते हैं। बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानें। देखिए बाइज्जत को अगर हम तोड़ते हैं तो ये बा प्लस इज्जत में टूटेगा। इज्जत तो हमारा ऐसे लिखा रहेगा तो इसलिए बी वाला हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? यहाँ पे 17 वाले का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अगर हमें लिंग की पहचान करनी होती तो हम क्या करते हैं? सेंटेंस मेकिंग करते हैं। जो भी शब्द दे रखा है उससे एक सेंटेंस बना लें। अगर साउंड आ रही है मेल की तो वो पुल्लिंग होगा, फीमेल की तो वो स्त्रीलिंग होगा। देखिए दही खट्टा है, ये तो पुल्लिंग साउंड आ रही है, यानी कि यही हमारा राइट होगा। बाकी हम पढ़ते हैं पुस्तक पढ़ी जाती है, अंगीठी जलाई जाती है, अंगूठी पहनी जाती है, तो ये सारे क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। विद्यालय शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि? विद्यालय को अगर हम तोड़ते हैं तो ये बनता है हमारा विद्या प्लस लय। तो देखिए विद्या प्लस लय, आ प्लस यहाँ पे क्या है? बड़ा आ है, और ला में क्या है? छोटा आ है। आ प्लस आ मिलके क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। और जब ये बड़ा आ बनेगा तो ये कौन सी संधि होती है जिसमें सेम स्वर मिलने से बनती है? वो होती है हमारी दीर्घ स्वर संधि। तो 19 वाले का बी आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है, राइट आंसर होगा निशाकर, क्योंकि निशाकर किसका होता है? हमारा चंद्रमा का होता है। दिवाकर, दशमीरति, कमलाकर ये सारे सूर्य के होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शब्द में निय प्रत्यय नहीं है? देखिए पूजनीय में भी निय आ रहा है, आदरणीय में भी आ रहा है, शोचनीय में भी आ रहा है, लेकिन पानीय में नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी जो वर्ड है वो पानी खुद में एक वर्ड है, उसके बाद में जो इसमें प्रत्यय बसता है वो हमारा या बसता है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम अपने। सदैव शब्द में कौन सी संधि है हमसे पूछी जा रही? सदैव को अगर हम तोड़ते हैं ना तो ये सदा प्लस एब बनेगा, सदा प्लस एब। तो यहाँ पे बड़ा प्लस ए मिल के क्या बनाएंगे? ए, बड़ा ए बन जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की एक और ट्रिक भी होती है। देखिए इसके जो वर्ड होते हैं ना उनमें हमेशा बड़ी वाली मात्राएं आती हैं, क्योंकि वृद्धि क्या होती है? वृद्धि मीन्स बढ़ाना होता है, तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऊपर देखिए जो सदैव है इसमें दा लिखा है, दा पे बड़े की मात्रा लगी है। आकाश और जमीन के मिलने का जहाँ आभास होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्षितिज। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जो छा वर्ण होता है किन वर्णों के संयोग से बना है? देखिए छा वर्ण हमारे 4 तरीके के संयुक्त वर्ण होते हैं जो हमने पढ़े हैं। छत्र ज्ञा श्रा, एक छा होता है, एक त्रा होता है, एक ज्ञा होता है और एक शट होता है। ऐसी दोस्तों मेरे पास कुछ रिसोर्सेज की कमी है कि मैं अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ, वरना मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझाती। जो छा वर्ण है वो हमारा का प्लस चा से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। 24 का प्लस छा। एक मिनट दोस्तों, जो छा वर्ण है मुझे वो ये रॉन्ग लग रहा है, ए वाला नहीं होगा, इसका मतलब बी वाला होना चाहिए। ओके दोस्तों, 24 का बी होगा, ए वाला रॉन्ग दे रखा है। 25 पे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। देखिए यहाँ पे कोई काम हो चुका है, तो जो काम हो चुका है वो जाता है पास्ट में, और पास्ट में जाता है तो बनेगा भूतकाल। अब देखो वर्तमान काल नहीं होगा, भविष्य काल भी नहीं होगा, और भूताभूत का कोई काल होता ही नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है? देखिए घर का पर्यायवाची क्या होता है? गृह। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2017 का पेपर वैसे इजी आया है, लेकिन आप अपनी तैयारी को बढ़िया करना है, क्योंकि 2018 में तो लेवल हार्ड था, अब तो 4 साल बाद पेपर होगा तो और भी हार्ड होगा। सुख शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? सुख का क्या होता है? दुख होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है? देखिए वह हमारा ही, मैं, तुम, इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा सब। ऑल की बात हो गई, ये क्या होगा? बहुवचन होगा। दा वर्ण किस वर्ग का वर्ण है? ये हमारा टा वर्ग का होता है। 29 का राइट आंसर होगा डी। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी ठीक है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रचार। देखिए
30 वाले का जो राइट आंसर होगा वो प्रचार होगा। प्रचार ही सही लिखा है, परिचार कोई वर्ड नहीं होता, परिचित गलत लिखा है, प्रचार भी गलत लिखा है। अब हम आते हैं अपने भाग 2 पर, जो हमारा करेंट अफेयर्स का पार्ट है। देखिए इसको बस मैं जनरली रीड करूँगी, आंसर बताऊँगी, क्योंकि 2017 का करेंट अफेयर्स हमारे लिए कोई मायने रखता नहीं है। बस ये है कि हमको पैटर्न समझ में आएगा कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन को प्रेफरेंस देनी चाहिए। सन 2017 की राष्ट्रीय जैव विविधता कांग्रेस कहाँ पर हुई थी? ये हमारी हुई थी तिरुवनंतपुरम में। तंजौर जिले में हाल ही में किया गया कादिरमंगलम विरोध का निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा था? देखिए तंजौर जिला हमारा कर्नाटक में पड़ता है और मुद्दा था हमारा किसानों द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण गतिविधियों के खिलाफ विरोध। तो 32 का राइट आंसर होगा ए वाला। आगे बढ़ते हैं हम 33 पे। निम्नलिखित में से कौन इनटू वाटर नामक पुस्तक को 2017 में लिखा है? देखो इसका राइट आंसर होगा 33 वाले का हमारा 33 वाले का राइट आंसर होगा पाला हॉकिंस, यानी कि बी वाला। 34 क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर पूर्वी तंजानिया में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आसन्न लक्षण दिखाई दे रहे हैं? तो ये राइट आंसर होगा माउंटेन ऑफ गॉड। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? वो है नॉर्वे। 2017 में निम्नलिखित भारतीय संगठनों में से कौन साक्षरता और पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस साक्षरता पुरस्कार दिया गया? प्रथम बुक्स को दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा 36 वाले का डी वाला। इनमें से किस देश ने 2017 के ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा चीन। 37 का राइट आंसर क्या है बच्चों? ए वाला। EIU द्वारा दिए गए वैश्विक जीवंतता रिपोर्ट में निम्न में से कौन सा शहर सबसे जीवंत श्रेणी में सर्वप्रथम रखा गया है? 38 का राइट आंसर होगा हमारा मेलबर्न, जो क्या है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। सन 2017 में NG थॉमस ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा हमारा द हेट यू गिव, यानी कि 39 का डी वाला। निम्न विकल्पों में से माई नॉट सो परफेक्ट लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा था? 40 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोफी किंसेला, यानी कि सी वाला। निम्नलिखित में से किस देश ने 2017 में विश्व के सबसे पैदल यात्री पुल को प्रारंभ किया? ये करने वाला देश था स्विट्जरलैंड। 41 का राइट आंसर होगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में कम लागत वाली संवेदनशील कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर का विकास किया है? इसका राइट आंसर होगा हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि बी वाला है, जो कि हमारा बेंगलोर में है। हाल ही में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से कौन सा ऐप शुरू किया है जिसके द्वारा भारतीय सैनिक अपने वेतन और पदोन्नति से संबंधित जानकारी पा सकते हैं? 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमराज ऐप, सी वाला। अगस्त 2017 में निम्नलिखित में से किस मुद्दे के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और स्वीडन के बीच एक MOU मतलब समझौते को स्वीकृति दी है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। 45 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जून 2017 में संयुक्त राष्ट्र ओशन कॉन्फ्रेंस निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? लंदन में या न्यूयॉर्क में या सिडनी में या फिर हैम्बर्ग में? तो 45 का राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। 15 अगस्त 2017 के दिन निम्नलिखित में से किन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था? मेजर ऋषि कुमार राय को, मेजर डेविड मानलोन को, मेजर शाबिर अहमद को, मेजर दीपक आले को? तो 46 का राइट आंसर होगा मेजर डेविड मानलोन को, यानी कि बी वाला। 15 अगस्त 2017 को निम्नलिखित में से किस CBI अफसर को राष्ट्रपति के पुलिस पदक के द्वारा सम्मानित किया गया? वीर सावरकर को, आनंद मोहन को, SK गिरी को, नंद कुमार नायर को? 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला नंद कुमार नायर। 48 क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनवरी 2017 के 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसको सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार मिला है? मैती तली कुश्ती को, चटनी को, तांडव को, द विरंजिस को? तो 48 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा चटनी को, यानी कि बी वाला। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 49 पे हाल ही में निम्नलिखित में से किस उपग्रह का प्रक्षेपण रूस के एक शौकिया समूह ने किया जिसकी क्षमता आसमान के सबसे चमकदार उल्का की है? गायक है वो, मयक है, तिर्यक है या नायक है? तो 49 का
राइट आंसर होगा मयंक, बी वाला। हाल ही में खोजा गया सबसे छोटा तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर होगा सी वाला। निम्नलिखित में से पद्म भूषण 2017 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए अवार्ड्स वगैरह आपको अच्छे से देखने, क्योंकि ये आपके काफ़ी पूछे गए हैं। तो जितने भी अवार्ड्स हैं 2022 के, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा सारे के सारे। बसंती बिष्ट नीतीश कुमार को, शरद पवार को या सुषमा स्वराज को? तो ये जो अवार्ड मिला है पद्म भूषण 2017 वाला, ये मिला है शरद पवार के लिए। सी आंसर राइट होगा, वो भी जन संबंधित मामलों में। 2017 के पद्म पुरस्कार से संबंधित सही मेल कौन सा है? 52 क्वेश्चन पे आते हैं। ए, मुरली मनोहर जोशी, अरुण मोहंती, विश्व मोहन भट्ट, टी के विश्वनाथन। ये इनके मतलब किस फील्ड से ये लोग बिलोंग करते हैं वो दे रखा है। देखिए जो मुरली मनोहर जोशी हैं हमारे, वो बिलोंग करते हैं जन संबंधित से। ए का क्या होगा? 3। देखिए ए का 3 कहाँ दे रखा है? 3 में और 4 में दे रखा है। ओके दोस्तों। और जो हमारे अरुण मेहंती हैं वो बिलोंग करते हैं कला संगीत से, तो बी का 2 यानी कि 3 वाला हमारा राइट है। सॉरी 4th वाला हमारा राइट है, 3 वाला रॉन्ग है, 4th वाला राइट है। इसमें हमारा मुरली मनोहर जोशी किससे आ गए बच्चों? जन संबंधित मामलों से हैं। और जो अरुण मोहंती हैं हमारे, वो कला संगीत से बिलोंग करते हैं। और जो टी के विश्वनाथन हैं हमारे, वो बिलोंग करते हैं सिविल सेवा से। और विश्व मोहन भट्ट। तो दोस्तों हमारा जो 52 वाला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर का। 52 का राइट आंसर क्या होगा? 4th वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर 2017 के समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार मिला? मैनचेस्टर बाय द सी, या लाला लैंड, या मूनलाइट को, या फिर फैंसीज को? 53 का जो हमारा राइट होगा वो होगा मूनलाइट को ये अवार्ड दिया गया था। 2017 के ऑस्कर पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? 54 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जूटोपिया। तो सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था जूटोपिया को। निम्न चयनों में से LIC भारत द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा, अभी हम ऑप्शन पहले देखते हैं फिर हम बताते हैं। प्रधानमंत्री व्यय वंदना, या फिर वरिष्ठ नागरिक योजना, या फिर सिल्वर स्कीम, या फिर जीवन बीमा नागरिक नीति? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री व्यय वंदना। 2017 में शुरू की गई राष्ट्रीय व्योश्री योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी, ये तो राइट है। ये भौतिक एड्स और सहायक जीवित उपकरणों को उपलब्ध कराने की योजना है, ये भी हमारा सही है। ये योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ये भी सही है। लेकिन ये एक पेंशन योजना है, ये हमारा रॉन्ग है। और जो रॉन्ग है वही यहाँ पे राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नव विकसित प्रधानमंत्री योजना का हिस्सा नहीं है? अमृत, या फिर बाल स्वच्छता मिशन, या फिर सिल्वर बॉन्ड स्कीम, या फिर इनाम? तो जो 57 है इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल स्वच्छता मिशन। ये कोई योजना का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाणिज्यिक वाहन ऋण, या फिर महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त वाणिज्यिक वाहन ऋण, या फिर ग्रामीणों के लिए निजी वाहन ऋण, या फिर सर्व उद्देश्य ऋण? देखिए 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कॉमर्शियल 59 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रतियोगियों में से 2017 में आयोजित संत लुइस रैपिड एंड बिल्स चेस टूर्नामेंट को किसने जीता? विश्वनाथ आनंद ने, सर्गे कर्जाकिन ने, लेवोन ओरिनियन ने, या फैबियानो क्यूराना ने? तो 59 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लेवोन, सी वाला। निम्न में से किस देश में ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन जनवरी 2018 में किया जा रहा है? इसका हमारा जो राइट आंसर होगा भारत, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर अफ्रीका? तो ये हमारा होगा न्यूजीलैंड। प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी को अच्छे से पता है कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाते हैं, यानी कि बी वाला राइट आंसर होगा। भारत में पहली बार
पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस वर्ष में आयोजित की जाएगी? 2021 में। 62 का राइट आंसर हो गया डी वाला। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2017 की संतोष ट्रॉफी जीती है? बंगाल ने, केरल ने, गोवा ने या असम ने? इसका राइट आंसर होगा बंगाल, ए वाला। निम्नलिखित में से किसने 2017 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुषों का डबल्स का खिताब जीता? 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉन पियर्स और हेनरी कॉन्टिनेन। निम्नलिखित विकल्पों में से हॉकी के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता? कब? 2017 में। हीरानंद ने, सरदार सिंह ने, आर गांधी ने या फिर भूषण महंती ने? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरदार सिंह, सी वाला। 65 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित 66 वाले क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से सही मिलान करें। बीजे सुरेखा हमारे किससे संबंधित है? देखिए, इसका बीजे सुरेखा हमारे हॉकी से हैं, और जो हमारी खुशबीर कौर है वो किससे हैं? एथलीट हैं। पुजारा किससे हैं? क्रिकेट से हैं। और एसबी सुनील किससे हैं? हॉकी से हैं। सॉरी दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे बेटा ये थर्ड वो होगा। ओके, इसको आप एक बार चेक कर लेना थोड़ा सा। एथलेटिक्स में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 किसने प्राप्त किया? पीएन प्रकाश ने, साकेत माइनेनी ने, भूपेंद्र सिंह ने, जसवीर सिंह ने? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र सिंह ने। सन 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शारीरिक गतिविधि के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में किसे चुना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह को। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 19 सितंबर को, 19 अगस्त को या फिर 15 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 अगस्त को। निम्नलिखित में से किस दिन 2018 का विश्व युवा दिवस मनाया जाएगा? विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? हम सभी को अच्छे से पता है, 12 अगस्त को मनाते हैं। अब हम आते हैं रीजनिंग पे। बड़ा अच्छे से है क्वेश्चंस। देखिए, ए और बी चचेरे भाई हैं। सी कौन है? बी की बहन है। और डी ए का पिता है। तो सी का डी से संबंध क्या है? देखिए, मैं ट्राई करती हूँ अगर मैं सॉल्व करा पाई, क्योंकि मेरे पास स्पेस का इशू है। ए और देखो, हमने जो बॉय होती है ना उनके लिए हम बॉक्स से शो करते हैं, और जो फीमेल होती है उनके लिए हम सर्कल से शो कर लेते हैं, जिससे कि जनरेशन गैप को ईजिली हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो यहाँ पे कह रहा है वो हमसे कि ए और बी क्या हैं? चचेरे भाई हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। इसको मैं ए लिख देती हूँ, इसको मैं बी लिख देती हूँ। ए बी क्या है? चचेरे भाई हैं। सी बी की बहन है, और ये बी है, इसकी बहन कौन क्या है? सी है, जो कि मैं सर्कल से शो कर रही हूँ। डी कौन है? ए का पिता है। इसका पिता है तो इसके ऊपर जाएगा। पिता भी क्या है? मेल है, तो इससे शो होंगे। ये हमारे पिता हो गए, जो ऊपर वाला बॉक्स है बच्चों मैंने अभी बनाया। फिर कह रहा है सी का डी से संबंध क्या है? जब देखो ए भी भाई है और बी की बहन कौन है? सी है, तो ये ए की भी बहन होगी। ए का पिता कौन है? डी है, तो डी और सी का संबंध क्या हुआ? सी डी की क्या होगी? पुत्री होगी। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चचेरे, हाँ नीस होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये चचेरे भाई का कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन समूह में, इसको हम रिमूव करते हैं जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। निम्नलिखित में से कौन समूह में अन्य से भिन्न है? देखो, एक्स जेड एम एन पी क्यू बी सी। एक्स जेड की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे आपको इनकी वैल्यू रखनी है। एक्स और जेड, एक्स की वैल्यू होती है 24, जेड की वैल्यू होती है 26। ठीक है, दो का डिफरेंस आ रहा है। एम एन, बाकी देखो एम एन क्या है? एम एन में कोई गैप नहीं है, पी क्यू में भी कोई गैप नहीं है, बी सी में भी कोई गैप नहीं है, एस और टी में भी कोई गैप नहीं है। यानी कि यहाँ पे ऑड वन क्या होगा? हमारा एक्स जेड होगा। डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। डी वाला राइट आंसर क्यों होगा? बिकॉज इसके बीच में बाई का गैप आ रहा है, जबकि बाकी चारों के बीच में कोई गैप नहीं है। 15 का 15% प्लस 16 का 16%, 17 का 17% कितने के इक्वल होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.92 ए वाला। देखो कैसे करना है, इसे पहले रिमूव करते हैं ये सब चीज़ें। 15 का 15%, सही है, इस तरीके से आप लिखोगे, प्लस 16 का 16%। ऐसे ही आप फिर 100 से डिवाइड माइनस 17 का 17%, जिसको आप 100 से डिवाइड करोगे, इसे सॉल्व करोगे, आपका ए आंसर आ जाएगा। देखो 6 दोस्त हैं। अरे एक मिनट बच्चों, ये कुछ क्या हो गया? देखिए 6 दोस्त हैं,
हम थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच में। 6 दोस्त हैं ABCDEF, एक गोल मेज के इर्द गिर्द बैठी है। एक गोल मेज है, ठीक है, AEF बीच में है। इनमें हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 दोस्त बिठा दिए। AE और F के बीच में है। A कहाँ पे है? एक मिनट में, तो A E और F के बीच में है। ED के सामने है। ED के सामने यानी कि यहाँ पे D हो जाएगा, और CE के किसी भी तरफ नहीं है, यानी कि CE के पास नहीं है, यानी कि C यहाँ पे हो जाएगा। AB हमारा B यहाँ पे हो जाएगा। तो वो कह रहा है D के सामने कौन है? D के सामने हमारा E है। जब E के सामने D है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना दोस्तों। 74 का राइट आंसर हो जाएगा E, मतलब D वाला। 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं जो 3 से विभाजित होती हैं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मध्य में कौन सी संख्या होगी? कोई बात नहीं है, 1 से 50 तक की जितनी भी आपके ऑड नंबर्स हैं उनको लिखिए और 3 से डिवाइड करिए। उसके बाद में आपको आरोही क्रम में लिखेंगे तो इसका राइट आंसर हमारा 24 आ जाएगा। मध्य में जो संख्या होगी वो 24 निकल के आएगी। 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से लिख लीजिएगा। संख्या श्रृंखला में कौन सा पद गलत है, इसमें हमको ही बताना है। यहाँ पे हमारा ये दे रखा है क्वेश्चन, इसमें 12वां पद रॉन्ग होगा। श्रृंखला को अगले 3 पदों तक ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करना है। 1 2 3 5 8 13 21 डैश। इसमें क्या करना है, 1 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया? 3 हो गया। 2 में 3 जोड़ दिया, 5 हो गया। 5 में 3 जोड़ दिया, 8 हो गया। 8 में 5 जोड़ दिया, 13 हो गया। 13 में 8 जोड़ दिया, 21 हो गया। इसी तरीके से जब हम 21 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 34 होगा। और 34 में 21 जोड़ेंगे कितना होगा? 55 होगा। तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? D वाला हो जाएगा। थोड़ा सा कॉपरेट बनाए रखिएगा आप लोग बस। 3 9 15 की श्रृंखला में 21वां पद कौन सा होगा? देखिए आपको इसमें 21वां पद पूछा जा रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, अगर आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी में, SN वाला जो होता है उसके थ्रू हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। बाकी मैं इसका आपको राइट आंसर बता देती हूँ। 123 निकल आएगा। देखिए TN करके होता है ना जो फॉर्मूला, n/2 a/2 2a + n-1 × D वाला, उसमें हमारा जो पहला पद क्या होता है? 3 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? D हो जाएगा। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए B C D डैश और यहाँ पे F लिखा है, तो यहाँ पे यानी कि D आएगा। कौन सा पद आएगा? D। फिर आप देखो दूसरे में A D C, बीच में कौन कौन से लेटर्स लिखे हैं? A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे यानी कि फिर D। यहाँ पे तो बच्चों E आएगा पहले, कि B C D E के बाद A B C, बीच में क्या लिखा है? B A C हो गया। C B D में B है, D C में C है, तो यहाँ पे क्या होगा? C के बाद D आता है। और 2 देखो E D F। एक कार P शहर से Q शहर तक 50 किलोमीटर/आवर की औसत गति से दौड़ती है और 44 मिनट में Q शहर पहुँचती है। यदि गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बचेगा? देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4 मिनट। श्रृंखला को 2 लुप्त प्राय पद में ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, जो 81 वाला हमारा आंसर है ये हमारा B निकल के आएगा। 1827 कैसे निकल के आएगा? आप देख रहे हैं 8 4 12, 4 2 सा कितना होता है? 8 होता है, और 4 3 से कितना होता है? 12 होता है। ऐसी 6 2 सा कितना होता है? 12 होता है, और 6 3 सा कितना होता है? 18 होता है। और 9 2 से कितना होता है? 12 होता है, और 9 3 से कितना होता है? 27। मतलब कि एक जो बीच वाला नंबर है उसके लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करनी है और राइट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 81 का राइट आंसर कितना होगा? B। ये 82 का राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए 20, इसमें लिखा है कौन सा अंक समूह के अन्य अंकों से भिन्न है। देखिए 27 हमारा 3 का क्यूब हो गया, 64 हमारा 4 का क्यूब हो गया, लेकिन 100 तो हमारा कोई क्यूब नहीं होता। 125 हमारा 5 का क्यूब होता है। 2 116 हमारा 6 का क्यूब होता है। 3 4 3 हमारा 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 82 का वो होगा 100, यानी कि B वाला। पाइप A एक टैंक को 20 मिनट में भरता है और पाइप B उससे 16 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में लगने वाला अनुमान समय क्या होगा? जो हमारा 9 मिनट होगा।
रमेश एक काम को 10 दिन में करता है, उसकी बहन इसी काम को 12 दिन में करती है। रमेश 10 दिन में कर रहा है, बहन 12 दिन में करती है। उन दोनों ने मिलकर किया तो काम 5 दिन में हो गया, तो कितना काम अधूरा रह गया? तो यहाँ पे जो काम अधूरा रहेगा वो रहेगा ये 7/12। 85 पे आते हैं। निम्नलिखित पैटर्न में लुप्त प्राय वर्ण ज्ञात करिए। देखिए NPR दे रखा है, N की वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। P की वैल्यू कितनी होती है? 16 होती है। देखिए 14, 16 और R की कितनी होती है? 18 होती है। देख रहे हैं 2 का गैप आ रहा है। ऐसी O का देखिए, O की वैल्यू कितनी होती है? 15 होती है। Q की कितनी होती है? 17 होती है। और S की कितनी होती है? 19 होती है। इसमें भी 15, 17, 19 2 का गैप आ गया। ऐसे यहाँ पे R की वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है। T की वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है। जैसे पीछे 2 पैटर्न फॉलो हुए हैं, ऐसे यहाँ पे क्या होगा? 16 आएगा। 16 वैल्यू किसकी होती है? P की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का C वाला। 86 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंक अन्य से भिन्न है? यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि दूसरे से जो अलग आ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 हमारा दूसरे से अलग होगा, क्योंकि अगर हम 11 में 10 जोड़ते हैं 20 होता है, फिर हम 21 में 30 जोड़ते हैं 50 होता है, 51 में 30 जोड़ते हैं 81 होता है, फिर हमारी 10 जोड़ने की चीज़ स्टार्ट होती है। लेकिन जब हम 91 में फिर 30 जोड़ते हैं तो हमारा 121 होता है। यहाँ पे आ रहा है 111, इसलिए हमारा डी वाला भिन्न होगा। जो भिन्न होगा वही सही होगा। एक पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की 5 गुनी है। मैंने 8 पेन और 5 पेंसिल ₹132 में खरीदे। 5 पेन और 5 पेंसिल की कीमत क्या होगी? यहाँ पे राइट आंसर 190 होगा। थोड़ा मैं आपको हिंट दे देती हूँ। देखिए पेन की कॉस्ट कितनी दे रखी है? पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की 5 गुनी। अगर पेन मेरा 2 रुपये का है, अरे कहाँ गया? अगर पेन मेरा 2 रुपये का है तो पेंसिल कितने की हो जाएगी? 10। सॉरी पेन की कीमत पेंसिल की कीमत की 5 को नहीं। अगर मेरी पेंसिल 2 रुपये की है तो मेरा पेन कितने का होगा? 10 का होगा। ऐसे ही वो कह रहा है कि मैंने 8 पेन और 4 पेंसिल 132 में खरीदी हैं। तो 5 पेन 8 पेन और 4 पेंसिल 132 में है, तो आप पहले एक पेन की और एक पेंसिल की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करना 5 पेन से और 5 पेंसिल से, जो दोनों को जोड़ देना, आपका आंसर निकल आएगा। यदि माह का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद आता है तो महीने के 23वें दिन से पहले कौन सा दिन आएगा? यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा सैटरडे। यदि देखो 3 × 4 दे रखा है 916, कैसे आया? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया। 4 × 5 दे रखा है 1625, कैसे आया? 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया और फिर 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। ऐसी 6 का स्क्वायर 36 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसलिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास ऐसा वो पेन अभी अवेलेबल नहीं है जिससे मैं इजीली लिख पाऊँ। इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट वाले क्वेश्चन ही आपको बता रही हूँ। किसी परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए और 15% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए और विषयों में 300 छात्र पास हुए तो कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे थे? इसका राइट आंसर होगा 400 छात्र। एक फल विक्रेता, इस देखिए जो क्वेश्चन मैं अभी छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं इसको अच्छे से अभी मेरे पास मतलब वो सुविधा नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ सही से, तो मैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए अलग से लेके आऊँगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन छोड़े थे क्योंकि मेरे पास अभी वो सुविधा की कमी है। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें बस ऐसे ही। एक फल विक्रेता ने अपने पास उपलब्ध सेब में से 72% सेब बेचे। उसने पाया कि उसकी दुकान में अभी भी 70 सेब बचे हैं, तो उसके पास आरंभ में कितने सेब थे? देखो एक फल विक्रेता है, उसके पास 72% सेब बेच दिए, यानी कितने परसेंट बचते हैं? 100% की वैल्यू होती है, 100 में से 72 माइनस करो कितना आएगा? 28 आएगा। 28% सेब बचते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है? 70 है। तो 28% अगर हमारा 70 के इक्वल है, ओके, 28% अगर हमारा 70 के इक्वल है तो फिर 1% की वैल्यू कितनी होगी? 70/28 इंटू में 100 आ जाएगा। अभी काट तो 7 4 से 28, 4 2 से 8, 4 5 से, यानी कि 250 सेब। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 250। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पैटर्न में रिक्त स्थान पर कौन सा संख्या आएगी? देखो 6, 16, 11, इन सबको जोड़ने पे हमें पता लग जाएगा कौन सी संख्या आएगी। 6 16 कितना होगा? 20,
2 और 22 11 कितना होगा 33, यानी कि जो पहली वाली रो थी उसका एडिशन 33 आ गया। दूसरी का कितना आएगा, ये भी 33 दे रखा है, और तीसरे का कितना आएगा, ये भी 33 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ 0 ऐड करना है, तीनों को ऑलरेडी सेम दे रखा है। 92 का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। श्रृंखला में अगला वर्ण कौन सा आएगा, ए सी एफ जे पी। देखो ए की वैल्यू 1 होती है, सी की 3 होती है, एफ की 6 होती है, आई जे की कितनी होती है 11 होती है, 10 होती है। तो इनमें कितना गैप आ रहा है, और पी की कितनी होती है 16 होती है। इनमें 2 3 एक एक करके गैप बढ़ते जा रहे हैं, फिर वही आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे बी आंसर राइट होगा। श्रृंखला में रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी, 3 5। देखो 3 + 2 5 + 9 + 4 9 + 7 17 में, और 9 का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा। ऐसे ही आगे कितना होगा 16 ऐड करोगे, जब आप 17 में 16 ऐड करोगे तो आपका 33 आ जाएगा। डी वाला आंसर राइट होगा। रीजनिंग काफ़ी सिंपल है वैसे। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा, ये हमें निकालना है इसमें। नेक्स्ट पद देखो ए सी ई जी, यानी कि ए के बाद सी आया, सी के बाद ई एफ जी एच, यानी कि आई वाला होगा। आई वाले हमें 3 दे रखे हैं। बी के बाद डी आ रहा है, एक एक का गैप आ रहा है ना, ई एफ जी एच आई जे यानी कि सी वाला। तो 95 का राइट आंसर होगा सी वाला। नीचे दिए गए पैटर्न में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 12। देखो कैसे निकालोगे, ये 24 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, फिर 9 2 18 दे रखा है, 18 9 कितना होता है 9 2 11 11 18। देख लीजिएगा आप लोग। यदि सीट का कोड 4321 है और स्ट्रॉन्ग का कोड 41675 है, तो मास्टर का कोड क्या हुआ। देखिए जो लेटर मास्टर में यूज़ हुए हैं वो वही लेटर हैं जो सीट में भी आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग में भी आ रहे हैं। जो सीट में लेटर का कोड है और स्ट्रॉन्ग में लेटर का कोड है उसको जोड़ के लिख दो। एम स्ट्रॉन्ग में आ रहा है, एम का कोड क्या है 5 है, तो एम की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। फिर ए की वैल्यू कितनी है सीट में, ए की वैल्यू 2 आ रही है, एस की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, टी की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, ई की वैल्यू कितनी आ रही है एस ई हमारा दूसरे नंबर पे 3 है, और आर की वैल्यू क्या है हमारी STORM यानी कि 7 है। तो 5 2 4 1 3 7 डी में आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य श्रेणी से भिन्न है। देखिए 3 5 11 14 17, इसमें हमारा 14 वाला क्या है इवन है, बाकी सब तो हमारे और दे रखे हैं। यदि अंधकार प्रकाश है तो ठंडा क्या होगा गर्म होगा भैया, क्या है एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं। फायर का कोड 3/42 है, सोप का कोड 1768 है, तो फिर प्रीपेयर का क्या होगा। जैसे फायर और सोप के जो लेटर्स है ना वही प्रीपेयर में यूज़ किए गए हैं, आप देखिए ध्यान से थोड़ा सा। तो जो फायर के लेटर्स का कोड है और सोप के लेटर्स का कोड है, उन्हीं के जो कॉमन लेटर्स इसमें डाले गए हैं वही हमारा कोड होगा। तो पी हमारा देखो पी का कोड क्या आ रहा है 8 आ रहा है। फिर आर का कोड क्या आ रहा है, फायर में आर आ रहा है जिसका कोड 4 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 842864 बी वाला। समझ में आ रहा है दोस्तों। फायर का कोड और सोप का जो कोड है उसी कोड को यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि लेटर्स हमारे जब सेम होते हैं ना तो हम पहले वही चीज़ देखते हैं, तो हम क्यों दिमाग लगाएं अपना। 10 बालकों देखो 10 बालकों की औसत आयु 13 वर्ष है। समूह में एक नए बालक के शामिल हो जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए बालक की आयु क्या है, नए बालक की आयु क्या होगी हमारी 24 होगी, निकाल लीजिएगा। किसी परीक्षा में एक बालक का रैंक ऊपर से 15वां है। देखो परीक्षा देने वाले बालकों की संख्या कितनी है, देखिए ऊपर से 15वां है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, और नीचे से 16वां है, ये भी इसमें ऐड होना चाहिए। ओके नीचे से 16वां रहे ऊपर से 15वां है, तो परीक्षा देने वाले बालकों की संख्या 30 निकल के आ जाएगी। 0 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं में 3 अंक कितनी बार आएगा, तो 0 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं में 3 अंक 20 बार आता है। आप काउंट करके देख लेना चाहो तो। अब हम आते हैं, अभी हमारा रीजनिंग ही चल रहा है। एक व्यक्ति अपने घर से 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर बाईं मुड़ता है, फिर वह 14 किलोमीटर चलकर बाईं मुड़ता है और फिर 10 किलोमीटर और आगे चलता है। तत्पश्चात वह फिर बाईं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो वो कितनी दूर और किस दिशा में होगा 24 किलोमीटर वेस्ट यानी कि पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर बी वाला।
यदि किसी भाषा में डॉग को ये लिखा गया है और वल्फ को क्या लिखा जाएगा, देखो देखो डॉग में क्या आता है, सी ई के बीच में डी आता है, तो हमने डी एन ओ, ओ क्या पीछे क्या आता है, ओ के पीछे एन आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, ऐसे ई एफ, एफ जी के पहले क्या आता है, एफ आता है, और जी के बाद क्या आता है, एच आता है। तो आपको क्या करना है, डब्ल्यू के जो पहले आता है वो लिखना है, डब्ल्यू के जो बाद आता है वो लिखना है। वैसे ही ओ के पहले क्या आता है, एन आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, एल के पहले क्या आता है, के आता है, एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एफ के पहले क्या आता है, ई आता है, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य की श्रेणी से भिन्न है, 19, 13, 27, 37, 17। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 27, क्योंकि ये सारी प्राइम नंबर्स हैं, बाकी 27 हमारा इवन ऑड नंबर है, सॉरी। अब हमारी शिक्षण विधि शुरू होती है। देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री, देखिए अब हम सीडीपी शुरुआत करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, या अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, या फिर शिक्षण विधि का अनुसरण करने के लिए, या फिर विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए। देखिए जो हमारी टीएलएम होता है वो किस लिए होता है, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करता है। विद्यार्थी ने जब वो चीज़ें देखती हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा बढ़ती है, चीज़ों को जानने की, समझने की और नए तरीके से पढ़ाई करने की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए। लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। तो इसके लेखक कौन थे, यशपाल थे। पढ़ी होगी आपने रिपोर्ट, आपने डीएलएड किया होगा या बीएड किया होगा, उसमें इसका जिक्र किया गया है। कौन सा शिक्षा दर्शन प्रतिबद्ध अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन को हिमायत करता है। मतलब वो ये जो हमने वो नेचरिज्म, बिहेवियरिज्म पढ़ा है, हम सब बच्चों ने पढ़ा ही था। प्रकृतिवाद है, आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, या फिर प्रयोजनवाद है। तो ये क्या होगा हमारा, प्रयोजनवाद होगा। प्रयोजनवाद क्या कहता है, नहीं सॉरी प्रकृतिवाद होगा, वो क्या कहता है, प्रैग्मैटिज्म, कि बच्चों को खुला छोड़ दो, प्रकृति में अपने आप सीखेगा। जब उसका हाथ, अगर किसी जलती हुई चीज़ पे उसका हाथ जाएगा तो फिर उसको अपने आप सेंस फील होगा कि उसको उस चीज़ पे हाथ नहीं रखना है, वरना उसको हर्ट हो जाएगा। अगर हम बच्चों को ज़्यादा रोक टोक करते हैं तो वो क्या होते हैं, चिड़चिड़े बन जाते हैं, या फिर उनमें डिफरेंट तरीके के लक्षण शो होने लगते हैं। इसलिए कहा गया कि बच्चों को क्या है, खुला छोड़ दो, कि जो उनका मन में उनको करने दो, अपने आप करके सीख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परिपक्व है एक, मैच्योरिटी क्या है, विकासात्मक प्रक्रिया होती है हमारी मैच्योरिटी। देखिए ये अब ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी आप सभी ने, इसमें कूट दे रखा है, ज्ञान, समझ, विश्लेषण, अनुप्रयोग, संश्लेषण, मूल्यांकन, ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम को पहचानिए। तो इसमें जो राइट हमारा क्रम निकल के आएगा वो आएगा ABCDFG। सबसे पहले क्या रखा गया है, नॉलेज को रखा गया है, फिर किसको रखा गया है, समझ, अंडरस्टैंडिंग को रखा गया है, फिर किसको रखा गया है, एनालाइज को रखा गया है, फिर किसको रखा गया है, एप्लीकेशन के लिए रखा गया है, फिर ट्रांसलेशन के लिए, फिर मूल्यांकन के लिए इवेल्युएशन सबसे लास्ट में आता है, और फिर उससे लास्ट में आता है ज्ञानात्मक पक्ष। यानी कि ये हमारा सही दे रखा है। निम्नलिखित में से तो 115 का राइट आंसर होगा डी। ये हमारा ब्लूम की टैक्सोनॉमी पे बेस्ड है, जो उसने 5-6 टैक्सोनॉमी के वो दिए हुए हैं, चरण दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है, कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, या फिर कार्नेल कॉक्स स्केल, या फिर भाटिया बैटरी परीक्षण, जो बुद्धि के निष्पादन से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्नेल कॉक्स स्केल। बाकी तीनों हमारे बुद्धि के ही परीक्षण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है। अब यहाँ व्यक्तित्व मापन की बात हो रही है, ऊपर बात की गई थी बुद्धि मापन की, ये सब आपने अच्छे से पढ़ा होगा। मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व तालिका, या फिर सिमाजिमिति परीक्षण, या फिर शब्द साहचर्य परीक्षण, या फिर बैल समायोजन तालिका। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा शब्द सहचर्य परीक्षण। ये व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है। निम्नलिखित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है।
उपचार मतलब किस तरीके से देना है, उसकी नीड क्या है, उसको किस तरीके का उपचार चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, वो हम कैसे करते हैं, संप्राप्ति परीक्षण या फिर संचयी अभिलेख या फिर निदानात्मक परीक्षण या फिर मानक। वो कौन सा परीक्षण होता है हमारा, निदानात्मक परीक्षण होता है, जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं कि पहले हम चीज़ को डायग्नोस तो कर लें भैया कि उसको समस्या कहाँ कहाँ पर आ रही है, क्यों क्यों आ रही है। प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। प्राइमरी लेवल की बात हो रही है कि जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है, सिलेबस होता है, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या नहीं होना चाहिए। समुदाय जीवन से सुख संगत समायोजन या फिर बालक की व्यक्तित्व का सुसंगत विकास या फिर बच्चों की स्वाभाविक रुचियाँ, अभिरुचियाँ और क्षमताएं या फिर बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। ये कोई केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। हम स्कूल में टीचर के लिए सब बच्चे इक्वल होते हैं। कोई बच्चा रिच बैकग्राउंड से आ रहा है या फिर लो बैकग्राउंड से आ रहा है, मैटर नहीं करता। तो हम पैसों की बात तो सरासर गलत है। तो काफ़ी ईजी है, हम इसको मतलब पता लगा सकते हैं, आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है, कि जो मतलब उनकी हैबिट्स को डेवलप करता है, चेंज करता है। अभ्यास एवं त्रुटि या फिर शास्त्रीय अनुकूलन, पैवलॉव की थ्योरी है जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन, यानी कि जो स्किनर ने दिया था। अभ्यास त्रुटि किसका है, थॉर्नडाइक का है। पुनर्वलन किसका है, ये भी स्किनर की टर्मिनोलॉजी है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग। विद्यालयों के समाजीकरण में के केंद्र के रूप में मानते हैं। विद्यालयों को किस में मानते हैं कि बच्चे का समाजीकरण का केंद्र का रूप है, क्योंकि बच्चों की सहायता करता है किसमें, नागरिकों के रूप में विकसित करने के लिए या फिर मूल्यों या परंपराओं को ग्रहण करने में या फिर समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में या फिर ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज की समझ पैदा कर सके। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, नागरिकों के रूप में विकसित होने में। मूल्यों और परंपराओं की ग्रहण तो वो घर में भी कर सकता है, सोसाइटी में भी कर सकता है, लेकिन विद्यालय में क्या है, उससे एक उम्मीद की जाती है कि वो अच्छा नागरिक बने और समाज का और देश का भला करे। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है, देखिए 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल या फिर 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल या फिर 14 वर्ष से अधिक की आयु के बच्चों की शिक्षा देखभाल, तो बिल्कुल गलत हो गया, सी तो हमारा रॉन्ग है। 14 वर्ष के विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की ये भी गलत है। वैसे तो ये 6 से 14 वर्ष की होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हम क्या लेके चलेंगे, बी वाला आंसर को ही राइट मानते हुए चलेंगे, क्योंकि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा देखभाल ये तो रॉन्ग है। वैसे बच्चों होता क्या है, 6 से 14 ईयर्स तक की होता है। एक कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। ये प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है, प्रयोगशाला विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, समस्या समाधान विधि है या प्रोजेक्ट विधि है। कौन सा होगा सोचिए आप लोग। देखिए एक क्लासरूम है जहाँ बच्चों को कोई मतलब बस क्लू दिए गए हैं, क्लू भी नहीं है, मतलब कुछ बताया नहीं गया करना क्या है, बस ये बताया गया है कि सावधानीपूर्वक आपको इन प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुँचाया जाता है और वे उनके पास में कुछ वस्तुएं रखी हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। जब बच्चा अपने दिमाग से किसी चीज़ को यूज़ करेगा, अप्लाई करेगा, उसके आगे 10 तरीके की चॉइस रख दो, फिर उससे कहा जाए अपने आप चूज़ करो, तो वो क्या हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, जिसमें खोज कर रहा है, वो खुद से सोच रहा है, अपने तर्क का यूज़ करेगा। तो 123 का राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की गई, ये टाइपिंग मिस्टेक है, घंटे होगा। देखिए जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है NCF 2005, वो क्या कहता है कि 2nd क्लास तक आपको बच्चे को होमवर्क नहीं देना है, 3rd क्लास से बच्चों को होमवर्क देना है। कितने घंटे के होमवर्क देना है वो हमारा तय किया गया है 2 आवर्स के लिए। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। 125 पे आते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है विचारों के विकास और संगठन में या लागत कम करने में या फिर निर्माण की सुगमता हेतु या फिर अनुमान तत्वों से बचाव में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा विचारों के विकास और संगठन में। जो
आपके जैसे कि इसी टाइम पे क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, तो इसमें आप मतलब अपने आपके विचार बहुत लिमिटेड रहते हैं। अगर वहीं मैं आपसे कहूँ कि आप ऐसे लिखिए, तो ऐसे में क्या है, आपका माइंड बहुत डाइवर्ट होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज़ करोगे सोचने में। लेकिन 4 ऑप्शन में से अगर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से सिलेक्ट करना है, तो आपका माइंड उन 4 ऑप्शन के अंदर एक लिमिट में ही काम करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं अब ज़्यादा लंबा नहीं खींच रही हूँ। पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी, किसने की थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, भारतीय शिक्षा आयोग ने, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने? तो 126 का राइट आंसर होगा भारतीय शिक्षा आयोग ने। बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, या फिर संवैगिक रूप से स्थिर होते हैं, या फिर सक्रिय होते हैं। भैया जब बच्चा जब तक एक्टिव नहीं है तब तक कुछ भी नहीं सीख सकता। वो सबसे मेन टर्मिनोलॉजी कि बच्चे का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, अगर हम उसको कुछ भी सिखा रहे हैं तो। अगर बच्चा एक्टिव होगा तभी वो उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करेगा और तभी वो सीख पाएगा। नहीं तो आप कितनी भी कोशिश कर दो, बच्चा पैसिव है तो बच्चा नहीं सीखेगा जब तक उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, वो एक्टिव नहीं हो रहा। विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब आंशिक रूप से प्रतिबंधित है, या फिर पूर्णतः प्रतिबंधित है, या फिर अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है, या फिर गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में दिया जा सकता है। इसमें कौन सा आंसर राइट होगा? इसमें होगा हमारा पूर्णतः प्रतिबंधित है। बच्चों को मारना तोड़ना मना है। अगर फिर भी आज हम ऐसी खबरें पढ़ते रहते हैं अखबार में, कहीं कहीं कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण, तुलना और संक्षिप्तीकरण, सामान्यीकरण, आकलन और मूल्यांकन। तो 129 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आकलन और मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा घृणा और भय का विकास। शिक्षा की अवगुण यानी कि बुराई पूछी गई है। राजनीतिक एकता, स्वार्थपरता को प्रेरणा यानी कि इंस्पायरेशन देना, सामाजिक आर्थिक विकास। इसका राइट आंसर होगा घृणा और भय का विकास। अगर आप राष्ट्रीयता के लिए, नेशनलिटी के लिए शिक्षा का एक अवगुण है कि अगर आप घृणा भर रहे हो या फिर बच्चे के अंदर डर को, फियर को जगह दे रहे हो। प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम और निम्नलिखित में से क्या नहीं था? मातृभाषा और फ्रेंच, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, या फिर कला और चित्रकला। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी वाला, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा का अनुमोदन श्री अरविंद द्वारा नहीं किया गया था। उन्होंने मातृभाषा और फ्रेंच पर जोर दिया था, उन्होंने सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन पर जोर दिया था, और कला और चित्रकला पर जोर दिया था। एक अच्छे पर्यवेक्षण के प्रभाव से किसमें वृद्धि होती है? शिक्षकों के समय की अनुपालना में, सामुदायिक संतोष में, शिक्षार्थियों की प्रगति में, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी में। तो किसमें वृद्धि होती है? शिक्षार्थियों की प्रगति में। एक अच्छा अगर पर्यवेक्षण है तो उसका इफेक्ट कैसा रहेगा? जो शिक्षार्थी हैं उनकी प्रोग्रेस होगी। घर विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्ष्य क्या है? शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना, या फिर गृह कार्य संबंधी मुद्दों को सुलझाना, या फिर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना, या विद्यालय के मामलों में अभिभावकों की भूमिका को पहचान देना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ का विकास करना। PTM क्यों होती है आपकी? जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है वो किस लिए रखी जाती है? कि मतलब पेरेंट्स आते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को लेकर डाउट पूछते हैं, और टीचर भी जान पाता है कि जो बच्चा है उसके मतलब फैमिली बैकग्राउंड किस टाइप का है, पेरेंट्स कितने ध्यान देते हैं नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की उपेक्षा किस तरजीह दी जानी चाहिए? पठन, या फिर लेखन, या फिर हस्तानुभव, या फिर मानसिक कार्य। वीडियो अनुरूपण की बात हो रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हस्तानुभव के लिए। एक अच्छा मुख्य अध्यापक प्राथमिक रूप से होना चाहिए कैसा? एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, एक अच्छा प्रशासक होना चाहिए, अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए, एक अच्छा मानव जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील। राइट आंसर विल बी डी। बहुत सिंपल सा आंसर है। प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा किस रूप में प्रस्तावित की जानी चाहिए? यानी कि सेक्स एजुकेशन की बात की जा रही है। एक पृथक विषय के रूप में नहीं भैया, प्राथमिक स्तर पर बच्चा इतना डेवलप नहीं होता कि हम इसको कि इस यौन शिक्षा को अलग से एक विषय के रूप में उसको दे जाएं। तो ए वाला हमारा रॉन्ग वैसी हो गया। स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के बारे में ज्ञान देना, या फिर शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके, या फिर प्रकृति अध्ययन पाठों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके हम उसको शिक्षा दे सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या परामर्श की विशिष्टता नहीं है?
परामर्श करना, वातावरण निर्माण या फिर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर या फिर परामर्शदाता के का आवेदन या फिर व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत साक्षात्कार। शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होना चाहिए? उसके द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय या विद्यार्थी या समुदाय या फिर विद्यालय प्रशासन। तो उसका आंसर होना चाहिए विद्यार्थी। भैया चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का जब चल रही है तो बच्चा क्या है, केंद्र में है, तो बच्चा ही मेन टारगेट है। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करोगे? उसे कक्षा से निकाल दोगे? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी बैठने की जगह बदल दोगे? नहीं। उसे शांत रहने के लिए कहोगे? नहीं। उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दोगे? हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो भी अगर क्लास में कुछ लो लेवल पे टॉपिक चल रहा है तो उनको उसमें इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी वो चीज़ जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, बाकी बच्चों से बातें करने लगती हैं, इससे क्लास में डिस्टर्बेंस होता है। तो टीचर को ऐसे केस में क्या करना चाहिए, उस बच्चे को कुछ ऐसा काम में मतलब बिजी कर देना चाहिए कि वो बच्चा उस काम में लग जाए और क्लास में शांति आ जाए। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई की बात हो रही है यहाँ पे, के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता? स्वच्छता, सहयोग, चित्रकला या फिर अनुशासन। स्वच्छता। निरपेक्ष श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन का संदर्भ बिंदु क्या होता है? पूर्व निर्धारित मानक या फिर सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक या फिर अंकों के आधार पर ऊपर से नीचे तक बराबर प्रतिशत श्रेणी में बांटकर निर्धारित मानक या फिर विभिन्न ग्रेडिंग समूहों के लिए स्वेच्छा से चुने गए प्रतिशत श्रेणी के आधार पर निर्धारित मानक। तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक। विद्यालय शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से अबुभाविक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में सहायक होता है? कमजोर संप्रेषण कौशल का, विद्यालय छोड़ने का, अधिकांश अशक्तता का या फिर अपने स्वयं की भाषा की क्षति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षा का अधिकार यानी कि आरडी 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? देखिए, जो हमारा प्राइमरी लेवल पे बात करें तो जो स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है वो 1:30 होता है। तो यहाँ पे हमारे 62 स्टूडेंट आ रहे हैं तो हम 3 टीचर मान सकते हैं। वैसे 2 में भी हो सकता है, 2 ही बच्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, लेकिन हम 3 के साथ जाएंगे। एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 45। बाकी आप लोग 143 वाले को एक बार चेक और कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टूडेंट का बस मतलब चेंजेस आ रही है। जो प्राइमरी लेवल होता है जितना, उसमें 1:30 चलता है या 35 चलता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें। अगर 1:35 चलता है तो हमारा यहाँ पे बी आंसर राइट होगा, अगर 1:30 चलता है तो हमारा सी आंसर राइट होगा। तो प्लीज़ 143 वाले को आप एक बार चेक कर लेना। बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी क्या होती है? ये मल्टी टास्किंग शिक्षण जो होता है आपका, ये अध्येताओं के दायित्व में वृद्धि करता है, इसमें अनुशासनहीनता होती है, इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी होती है, ये शिक्षकों को निष्क्रिय बनाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा, इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी होती है। हाँ, सही बात है। जब बहुत सारे बच्चे बैठे हैं साथ में, बहुत सारे डिफरेंट लेवल के, तो क्या होगा, इंडिविजुअली ध्यान नहीं दिया जा सकेगा। गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालय परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? प्रकृतिवाद का, प्रयोजनवाद का, आदर्शवाद का या फिर यथार्थवाद का? किसका था? आदर्शवाद की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूनतम अधिकार स्तर की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? अधिगम निपुणता, लघुपद, व्यक्तिगत विभिन्नताएं या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा लघुपद। लघुपद क्या है? मतलब ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट नहीं करते, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे शब्द, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारणा शक्ति के लिए उपयोगी है? प्रश्न पूछना, अभ्यास, सहभागिता, मूल्यांकन? कौन सा वाला होगा हमारा? प्रैक्टिस करना, अभ्यास, सी वाला। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रित की ओर, अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदक्षा की ओर, निष्क्रिय से सक्रिय अधिग्रहण की ओर, कक्षा कक्ष की चार दीवारी में अधिगम से विस्तृत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कक्षा कक्ष की चार, मतलब अगर आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते रहोगे ना और उसको अगर बाहर की दुनिया से कनेक्ट करके नॉलेज नहीं दोगे तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसे कहा गया है। जो पुस्तक दिवा से है उसका लेखक कौन है? उसके लेखक हैं गिजुबाई बड़ेका। देखिए हमारा ये पेपर सॉल्व हो चुका है 2017 का प्रीवियस ईयर का, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, आपने देखा होगा सीडीपी में जो टर्मिनोलॉजी है ना हिंदी की, वो काफ़ी हार्ड पड़ जाती है। तो मैं आपसे प्रेफर करूँगी कि अगर आप सीडीपी पढ़ते हो ना तो उसको बाइलिंगुअल लेते हुए चलो, क्योंकि हिंदी में इतने टिपिकल वर्ड्स होते हैं जिसको मतलब एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो हो सकता है वो कोई टिपिकल वाला वर्ड लिख के दे रहे जिसका आपको मीनिंग ना आता हो। वही इंग्लिश में क्या है, एक शब्द का एक ही मीनिंग होगा, इतना टिपिकल नहीं लगता। तो आप तो टर्मिनोलॉजी जो सीडीपी की है ना उसको आप बाइलिंगुअल पढ़ो, जिससे कि आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करने में इजी रहेगा, पढ़ने में भी समझने में भी। मुझे खुद में ही हिंदी वाले क्वेश्चन काफ़ी हार्ड लगते हैं सीडीपी के, क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी इतनी जल्दी समझ में नहीं आती जितनी आपको इंग्लिश की आ जाएगी। मैं ये बात सिर्फ स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ही कह रही हूँ, क्योंकि उनको बहुत डर होता है ना इंग्लिश का। इसलिए आप इंग्लिश हिंदी को साथ में लेते हुए पढ़ें सीडीपी के लिए, तभी आपको सीडीपी इजी भी लगेगी और आसान भी लगेगी, समझने में भी आएगी, क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर पाओगे। एंड आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, छोटी मोटी एरर बीच में आएंगे उसको इग्नोर करें, और कमेंट्स में बताएं कोई भी आप हमें सजेशन देना चाहते हो। और आगे ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।